नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। और आज हम जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वह है अरस्तु का जीवन परिचय और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। इस वीडियो में हम अरस्तु के जीवन परिचय और पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले में जो प्लेटो के जो महत्वपूर्ण विचार हैं, उसके जो परिचय है, उसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो प्लेटो के जीवन परिचय, उसके शिक्षा संबंधी सिद्धांत, साम्यवाद संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत और अन्य विचारों को जानने के लिए मेरे पूर्व में जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु के जीवन परिचय की। अरस्तु का जो जीवन काल है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में एक मकदूनिया के स्टेगिरा एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ। 17 वर्ष की उम्र में ये अपने अध्ययन के लिए एथेंस गए। अरस्तु को दर्शन शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन उस समय जो एथेंस था वो शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। और जो प्लेटो ने एक संस्था स्थापित की थी, अकादमी, वो बहुत उस समय प्रसिद्ध संस्था थी। तो 17 वर्ष की उम्र में अरस्तु एथेंस में जो अकादमी शिक्षण संस्था है जिसे प्लेटो ने स्थापित की, उसमें अध्ययन करने के लिए गए। और धीरे धीरे अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। बहुत बुद्धिमान थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और इस वजह से ये प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। प्लेटो ने अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क भी कहा। अब अरस्तु को ये लगा कि जब प्लेटो के पश्चात मुझे अर्थात अरस्तु को इस अकादमी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेटो की मृत्यु हुई 347 ईस्वी पूर्व में, तब चूंकि अरस्तु यूनान के जन्मजात नागरिक नहीं थे, इसलिए उनको अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जो प्लेटो के भतीजे थे उनको यह पद प्राप्त हुआ। चूंकि अरस्तु को अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए अरस्तु बहुत निराश हो गए और वो एथेंस छोड़कर चले गए। और वो इसके पश्चात एशिया माइनर, जिसे अब वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं, वहां वो चले गए। वहां उन्होंने अकादमी की एक शाखा भी स्थापित की, ऐसा कहा जाता है। यहां अरस्तु ने शासन को बहुत करीबी से देखा और यहां अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो तुलनात्मक शासन की जो शुरुआत है, अरस्तु जो एशिया माइनर है, जो ईरान का जो शासन है, जो देखते हुए उन्होंने वहां पर तुलनात्मक शासन की रूपरेखा रखी, उसकी नींव रखी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहाँ के जो राजा थे एशिया माइनर के, हर्नियस, उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री का जो विवाह है वो भी अरस्तु के साथ किया। यहाँ अरस्तु ने ईरान का पतोन्मुख निरंकुशवाद देखा। इसके पश्चात या लगभग यहाँ अरस्तु 3 वर्ष तक रहे। और इसके पश्चात वहां मकदूनिया में जो तत्कालीन राजा थे फिलिप, उन्होंने अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने कुछ समय के लिए सिकंदर को पढ़ाया। बाद में सिकंदर जब विश्व विजय की राह पे निकल गए, तो अरस्तु मकदूनिया से वापस एथेंस आ गए। और एथेंस में उन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लीसियम स्थापित की। तो जो प्लेटो की शिक्षण संस्था थी वो थी अकादमी, और जो अरस्तु ने स्थापित की उसका नाम था लीसियम। तो अरस्तु ने जब लीसियम संस्था स्थापित की, तो यहां भी अरस्तु ने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। 322 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु हो गई और मकदूनिया में सिकंदर जो विरोधी गुट था उसको शासन सत्ता प्राप्त हुई, तो क्या हुआ, एथेंस में भी कुछ जो लोग हैं वो सिकंदर के विरोधी हो गए। एथेंस के जो विरोधी गुट के जो लोग थे, जो सिकंदर के जो विरोधी गुट के लोग थे, उन्होंने ये आशंका जताई और ये आक्षेप लगाया अरस्तु के ऊपर कि अरस्तु भी सिकंदर के जो निरंकुश
नैतिकता संबंधी जो विचार हैं उनका समर्थन करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। और कुछ लोगों ने अरस्तु को मारने का प्रयास किया। इससे कारण अरस्तु वहां से भागकर एक कैल्सिस्को नामक जो स्थान है वहां पर गए, वहां पर पहुंचे और कहते हैं कि यहाँ उनकी 322 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई। तो ये अरस्तु का सामान्य एक जीवन परिचय है। हमने परिचय में सीखा कि जहां देखो प्लेटो ने अकादमी का अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा, लेकिन अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से अरस्तु निराश हो गए और फिर बाद में वो एशिया माइनर जाते हैं, ईरान जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं, और वहां जाके वो 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसके बाद पुनः एथेंस बाद में आकर अपनी लीसियम नामक संस्था स्थापित करते हैं। जब अरस्तु कैल्सिस्को नामक स्थान पर पहुंचे और लोग उनको पहुंचे, तो कैल्सिस्को नामक स्थान पर आने से पहले जब एथेंस से भागे तो भागते समय अरस्तु ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा कि मैं एथेंस वासियों को दोबारा गलती करने का मौका नहीं दूंगा, वो पूर्व में एक बार गलती कर चुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को भी जहर का प्याला देकर तत्कालीन एथेंस के शासक ने उनको मरवा दिया था, तो एक बार जो इतने ज्ञानी पुरुष थे, जो दार्शनिक पुरुष थे सुकरात, उनको जहर का प्याला देकर मार दिया गया। तो इसी पर कटाक्ष करते हुए अरस्तु ने ये बात, जब एथेंस से वो भाग रहे थे, तब ये कहा कि मैं एथेंस वासियों को दोबारा गलती करने का मौका नहीं दूंगा। ये महत्वपूर्ण शब्द थे जो अरस्तु ने कहा। अब हम बात करते हैं अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर। अरस्तु की जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, हम सभी सामान्य रूप से उसके नाम से परिचित भी हैं, उसका नाम है पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में अरस्तु सबसे पहले पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, तो सबसे पहले वो पोलिस नगर राज्य शब्द की इसमें चर्चा करता है। ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जो विद्वान हैं राजनीति के बारकर, उन्होंने इसे मैग्नम ओपस अर्थात श्रेष्ठ रचना, मैग्नम ओपस अर्थात श्रेष्ठ रचना कहा है। पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। पहले भाग में जो अरस्तु है वो राज्य की प्रकृति और दास प्रथा पर चर्चा करते हैं। फिर दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य पर चर्चा करके उसकी आलोचना करते हैं। भाग 3 में नागरिकता और न्याय संबंधी विचार अरस्तु प्रस्तुत करते हैं। चौथे भाग में अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। 5वें भाग में अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार दिए हैं। वो बहुत अति महत्वपूर्ण विचार हैं क्रांति के, और जब वो क्रांति के संबंधी जो विचार प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर वो कुशल चिकित्सक की भांति नजर आते हैं, जहां इन्होंने बिल्कुल क्रांति के कारणों का सटीक विश्लेषण किया है और क्रांति के जो कारणों को पहचानते हुए उसे क्रांति को रोकने के उन्होंने उपाय भी बताए हैं। ये दूसरी बात है कि वो क्रांति को एक पॉजिटिव अर्थ में न लेकर एक नेगेटिव अर्थ में लेते हैं और इसे विद्रोह का पर्याय मानते हैं। फिर भाग 6 में जो पॉलिटिक्स का जो भाग 6 है उसमें वो लोकतंत्र और अधिनायकवाद पर चर्चा करते हैं। भाग 7 में अपने आदर्श राज्य पर चर्चा करते हुए वो क्रांति को जो रोकने के उपाय हैं उसे वो बताते हैं, और भाग 8 में अपने शिक्षा संबंधी विचार देते हैं। तो इस प्रकार जो पॉलिटिक्स है अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अरस्तु की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे एथेंस का संविधान, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इनकी किताबों के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें अरस्तु से संबंधित हैं। एक है रियोट्रिक, इसमें सत्ता संबंधी विचारों का उन्होंने विश्लेषण किया है। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं लेकिन आजकल ये पेपरों में पूछी जाने लगी हैं। फिर एक ऑर्गेन्स, ये पुस्तक है उनके जीव शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है सोल, आत्मा, यह मूलतः एक नाटक है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है उनकी एथिक्स, जैसे नाम से हम परिचित हैं। इसमें नैतिकता संबंधी विचारों की उन्होंने विवेचना की है। इसे निवोमेन के नाम से भी जाना जाता है इस पुस्तक को।
तो ये अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और जो पॉलिटिक्स है वो अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि अरस्तु की पॉलिटिक्स में उसने अपने राज्य संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। और जो राज्य संबंधी जो विचार हैं, राज्य कैसे आया, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य कैसे मनुष्य का चारित्रिक विकास करता है, कैसे राज्य में रहकर मनुष्य अपना कल्याण करता है, कैसे राज्य व्यक्ति के लिए साध्य है, कैसे राज्य और व्यक्ति में सावयव संबंध है, जैविक संबंध है। तो इन सब बातों की जो चर्चा है, विचारों की चर्चा है, वो पॉलिटिक्स में की है। तो पॉलिटिक्स इसलिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। अरस्तु के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी राजनीति विज्ञान पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए, राजनीति पर महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन जब प्लेटो के विचारों को जब हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो प्लेटो के सभी विचार आपस में गुथे हुए हैं। प्लेटो के विचारों में हम दर्शन शास्त्र भी पाते हैं, राजनीति विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है। ये सब जो कई विषयों के जो बिंदु हैं उसमें मिले हुए हैं। लेकिन अरस्तु ने अपना जो पूरा जो ध्यान है वो राजनीति विज्ञान के जो विचार हैं उन पर लगाया। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत बड़ी बात थी। जब ईसा पूर्व शताब्दी की बात कर रहे हैं तो उस दौर में अरस्तु ने एशिया माइनर में 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और अपने उसके आधार पर विचार दिए। विधि के शासन की जब बात करते हैं तो वो अरस्तु करते हैं सबसे पहले। आगमनात्मक पद्धति का जो प्रयोग है वो अरस्तु सबसे पहले करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु करते हैं। आगमनात्मक पद्धति क्या है, इसकी चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। अरस्तु पहले 158 देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं, फिर अपने विचार देते हैं। उदाहरण से अपने सामान्य विचारों के रूप में वो अपने विचार प्रदान करते हैं। तो तुलनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग, सरकार के 3 भाग होते हैं, सबसे पहले अरस्तु बताते हैं। तुलनात्मक पद्धति सबसे पहले अरस्तु इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु करते हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान सबसे पहले अरस्तु बोलते हैं। कहते हैं अरस्तु कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है क्योंकि ये वास्तव में सही अर्थों में एक समाज का निर्माण करता है। सही अर्थों में जो समाज का निर्माण है वो राजनीति विज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जहां अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा और जो अरस्तु के राजनीतिक जो विचार हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो ये जो वीडियो था वो अरस्तु के सामान्य जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।